एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था। टॉपिक है संधि। बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है संस्कृत के 6, 7 8 के स्टूडेंट्स के लिए। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत काम आता है। तो सभी लेवल के लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। मैं बहुत बेस से चलकर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड बिना यूज़ किए हुए मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगी संधि होती क्या है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि संधि है क्या। चिल्ड्रन, जैसे आपने देखा कि जब आप किसी से फ्रेंडशिप करने जाते हो, मित्रता करना चाहते हो, तो कितने लोगों की ज़रूरत होती है। अकेले अपने आप से तो मित्रता आप कर नहीं सकते। तो इट मीन्स कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है किसी भी फ्रेंडशिप के लिए, किसी भी मित्रता के लिए। और इसी वर्ड को हम कहते हैं संधि। संधि होना, दोस्ती होना, मित्रता होना। ठीक है। तो इसके लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। तो इसी प्रकार जब हम संस्कृत या हिंदी में संधि विषय को पढ़ रहे हैं तो वहाँ हमें जान लेना ये ज़रूरी है कि यहाँ भी कम से कम 2 शब्दों का होना ज़रूरी होता है संधि करने के लिए। जब तक 2 शब्द नहीं है संधि नहीं हो सकती। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। कितने शब्द होने चाहिए? कम से कम 2 शब्द। तो इन 2 शब्दों को अब ध्यान से देखिए। आप दूसरे पॉइंट पर आ रही हूँ। 2 शब्द आपके पास हैं, दोनों को आपको जोड़ना है, मित्रता करनी है, दोनों का मिलाप करना है। ठीक है। तो दोनों पदों को अपने सामने रखिए, ध्यान से देखिए। पहले पद का, जिन 2 पदों को जोड़ने जा रहे हैं ना, उनके पहले पद का बिल्कुल लास्ट वाला वर्ण देखो आप क्या है। लास्ट में जो वर्ण लगा होगा, वर्ण मीन जो भी मात्रा लगी होगी, वो मात्रा उसको निकालकर आप नीचे लिख लो। समझ में आई बात? पहले पद का लास्ट वर्ण, लास्ट वाली मात्रा, वो आ की भी हो सकती है, ई की भी हो सकती है, ऊ की भी हो सकती है, कोई भी मात्रा हो, उसको निकालकर नीचे लिख लो। दूसरे पद का पहला वर्ण जो भी है उसको उतार कर नीचे लिख लो। ठीक है। अब इन दोनों वर्णों का जब मेल होकर दोनों शब्द आपस में जुड़ जाएंगे, वो कहलाएगा संधि होना। समझ में आया? 2 पदों में भी लास्ट वाला वर्ण पहले पद का, दूसरे पद का पहला वाला वर्ण, इन दोनों का मेल होने से जो भी विकार शब्द में उत्पन्न हुआ है, जो भी शब्द बनकर, नया शब्द बनकर तैयार हुआ है, वो है संधि युक्त शब्द। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये था संधि है क्या, संधि होती क्या है, इसका आंसर। दूसरा बेटा, संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। अब हम संधि के भेद की ओर चलते हैं। संधि क्या है ये समझ में आ गया। अब संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब बेटा 3 संधियां ये नॉर्मली हमने आपको बता दी। अब इन तीनों संधियों के अपने अलग अलग भेद होते हैं, अलग अलग सूत्र से वो संधियां की जाती हैं। सूत्र आपके सिलेबस में नहीं आएगा। ये छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं। 6, 7, 8 में सूत्र लिखने को नहीं आते हैं कि किस सूत्र का यूज करके संधि बनी है। आपको सिर्फ शब्दों को पहचानना आना चाहिए, उनको मिलाते कैसे हैं ये आना चाहिए, नियम क्या है मिलाने का ये आना चाहिए। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, हालांकि एक बार मैं कभी कभी आपको सूत्र बता भी दूंगी। ओके। तो सबसे पहले देखो, हमारा पहले था स्वर संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है हर क्लास के लिए। स्वर संधि होती क्या है? स्वर संधि हम उसे कहते हैं बेटा जब पहले पद में लास्ट में स्वर हो। ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, पहला शब्द का लास्ट वाला वर्ण आपको देखना है संधि करते समय। तो पहले पद के लास्ट में स्वर हो और दूसरा पद जो है वो शुरू हो रहा हो किसी स्वर से। तो इन दोनों का जब मेल हो जाएगा, स्वर का स्वर से मेल, स्वर संधि कहलाता है। वहां किसी भी व्यंजन की कोई जरूरत नहीं होती है। ओके। स्वर का स्वर से मेल संधि कहलाता है।
ये जरूरी नहीं है कि वहाँ कोई व्यंजन हो, बल्कि होता ही नहीं है। व्यंजन व्यंजन उसके बाद होगा, स्वर के बाद, लेकिन पहले पद का लास्ट वाला और दूसरे पद का प्रथम वर्ण जो भी होगा वो स्वर होगा। इन दोनों का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होगा वो संधि कहलाएगा। ओके, ये था स्वर संधि किसे कहते हैं। अब है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के वैसे तो 7 भेद होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में वो 5 हैं। 2 भेद अपर लेवल के लिए हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए मैं अभी उनका नाम नहीं ले रही हूँ। पहला है दीर्घ संधि, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा गुण संधि, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा वृद्धि संधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा यड़ संधि और 5वां अयादि संधि। पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट संधियां हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, ये 5 संधियां हैं। इसके बाद पर रूप संधि या पूर्व रूप संधि ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी स्वर संधि का ही भेद है। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ स्वर संधि में दीर्घ संधि लूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप सब भी बहुत बोर हो जाओगे सुनते सुनते। दीर्घ संधि, अभी मैंने बताया स्वर संधि में सिर्फ स्वर का स्वर से मेल होता है, ठीक है। अब उसमें भी दीर्घ संधि बहुत सिंपल संधि है, बहुत सिंपल। क्या देखना होता है आपको, ये जो संधि होती है ना बेटा, इसमें जो मात्रा देखनी होती है वो आपको शब्द के बीच में दिखाई देगी। बहुत ज्यादा, मतलब कभी भी शब्द के शुरू में नहीं होगी, शब्द के लास्ट में नहीं होगी, शब्द के बीच में या 1-2 वर्ण के बाद आपको ये मात्रा विजिबल होगी। ये डिपेंड करता है कि शब्द कितने वर्ण से मिलकर बना है, कितना बड़ा है, ठीक है। तो हमेशा बीच में देखो, पहले वाली मात्रा मत देखो, लास्ट वाली मात्रा मत देखो। तो स्वर संधि में पहली साइड, वो जो दीर्घ संधि है, स्वर संधि का पहला भेद, दोनों साइड 2 शब्द मैंने बताए हैं, दोनों शब्दों में पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ण और दूसरे शब्द का पहले वाला वर्ण जो होगा वो सेम होना जरूरी है। सेम मिलकर दीर्घ बनता है। अगर पहला शब्द विद्या है, फॉर एग्जाम्पल बहुत इजी वर्ड में लेकर चल रही हूँ, विद्यालय। विद्यालय कैसे बना, पहला पद है विद्या, विद्या में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, ठीक है। दूसरा पद है आलय, आलय मीन्स होता है घर, विद्या का घर। अब आपको समझ में आ गया होगा इसे विद्यालय क्यों कहते हैं। विद्या प्राप्त करने के लिए जो घर एक बनाया गया है उसे हम विद्यालय कहते हैं। तो विद्या का घर, विद्या में आ है, आलय आ से शुरू हो रहा है। मैंने अभी बताया था लास्ट में जो आपको स्वर दिखाई देगा वो विद्या में आ स्वर है। और दूसरा जो शब्द है वो आलय है, आलय आ से शुरू हो रहा है, उसका पहला वर्ण आ स्वर है। आ प्लस आ दोनों को मिला दो तो बन जाएगा दीर्घा। यहाँ एक बात याद रखने की है कि जब भी कभी हमें दोनों को जोड़कर शब्द बनाना होता है तो जो दूसरे शब्द का पहला वाला वर्ण है वो इनविजिबल हो जाता है, मतलब उसको हम रिमूव कर देते हैं, वहां उसकी सिर्फ दीर्घ मात्रा दिखाई देती है, ठीक है। अगर आ लिखा हुआ है तो आ की मात्रा आ जाएगी, अगर ई लिखा हुआ है तो ई की मात्रा आ जाएगी, अगर ऊ लिखा हुआ है तो ऊ की मात्रा आ जाएगी, और अगर री लिखा हुआ है, री फॉर ऋषि, तो बड़ी री की मात्रा आ जाएगी। यहाँ एक बात और क्लियर कर लूं कि जो ये ह्रस्व या दीर्घ आ, ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ ऊ और ह्रस्व या दीर्घ री, इन चारों के मेल से दोनों साइड सेम हो तो दीर्घ संधि बनती है। आ के बाद आ के बाद आ जाए, ये मैटर नहीं करता कि अगर इधर छोटा आ है तो इधर भी छोटा ही होना चाहिए तभी दीर्घ संधि बनेगी। नो बेटा, अगर इधर ह्रस्व स्वर है कोई सा भी हो, आ ई ऊ री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। इन चारों का वो ह्रस्व भी हो सकते हैं, दीर्घ भी हो सकते हैं। अगर एक साइड ह्रस्व स्वर है तो दूसरी साइड दीर्घ हो तब भी दीर्घ संधि ही होगी। अगर दोनों साइड ह्रस्व स्वर हो, छोटे छोटे स्वर लगे हों, तब भी दीर्घ संधि होगी। अगर दोनों साइड आपके एक साइड बड़ा स्वर हो, दूसरी साइड उसी का छोटा हो, ह्रस्व स्वर हो,
तब भी वही दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि मीन्स उस स्वर की मात्रा दिखाई देगी। बच्चे क्या करते हैं, जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय होता है, तो बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि बड़े आ की मात्रा लगानी है, दीर्घ आ की मात्रा लगानी है। बच्चे क्या करते हैं, उस मात्रा को तो भूल जाते हैं, हिम आलय, आलय को एज इट इज लिखाते हैं। बेटा ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम दो शब्दों को जोड़ते हैं तो वहां जो दूसरे शब्द का पहला वाला वर्ण दिखाई दे रहा है ना आपको, जो विजिबल है, बड़ा आ या छोटा, छोटी या बड़ी, दूसरे शब्द में छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटी री या बड़ी री, ये जो दिखाई दे रही है, इसको आप रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ इसकी बड़ी मात्रा लगाओगे। आपको कोई जरूरत नहीं है आ इस फॉर्म में लिखने की, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग लाइन लगानी है। आ के लिए बड़ी के लिए बड़ी की मात्रा लगानी है, बड़े ऊ के लिए बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है, और री के लिए, री की फॉर्मेशन के लिए मात्रा होती है सी। जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट आप सी लिखते हो ना, तो शब्द के पैर में लगती, वर्ण के पैर में लगती है ये मात्रा। जो भी अक्षर आपको पहले वर्ण में दिखाई देगा उसके पैर में री लगी होगी, और उस री को आप डबल कर दोगे तो बड़ी री की मात्रा हो जाएगी, डबल सी, दैट इज बड़ी री की मात्रा। सिंगल सी, दैट इज छोटे री की मात्रा, रस्व री की मात्रा, री फॉर ऋषि। ठीक है, जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय बन गया। मातृ प्लस ऋणम, मातृ प्लस ऋणम। अब आप देखो, मातृ, मा ता और नीचे री, सी की फॉर्म में, मातृ प्लस ऋणम। ऋणम में री आपको ऋषि वाला विजिबल होगा, लेकिन उसके री को हटा दोगे और ता के नीचे जो री की मात्रा लगी है उसको डबल कर दो, बस एक सी और बना दो, संधि बहुत इजीली बन जाएगी, मातृणम। ये री वाली संधि बहुत कम मिलती है। पितृ प्लस ऋणम, पितृणम, मातृ प्लस ऋणम, मातृणम। इस तरह से दो तीन इसके शब्द ज्यादातर दिखाई देते हैं, तो इनको तो आप वैसे ही आपको याद हो गए होंगे अब तक सुनते सुनते। मातृ प्लस ऋणम, मातृणम, पितृ प्लस ऋणम, पितृणम, और आ प्लस आ, बड़ा आ की मात्रा, ई प्लस ई, बड़ी ई की मात्रा, ऊ प्लस ऊ, बड़े ऊ की मात्रा, और री प्लस री, बड़ी री की मात्रा। सिंपल है। वर्ड्स आप देखिए, फाइंड आउट करिए, और उसके बाद कोशिश करिए खुद बनाने की, बहुत इजीली बन जाता है। और ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी पद होंगे, आपने संधि विच्छेद के बाद संधि तो बन गई आप, लेकिन कई बार क्या होता है, पूरे संधि किया हुआ शब्द दिया हुआ था, उसको तोड़ना होता है, तो बच्चे तोड़ते समय गलती ये कर देते हैं कि एक तरफ हिमा लिख दिया, दूसरी तरफ लय लिख दिया, क्योंकि हिमालय को अलग अलग करना है, हिमा प्लस लय। तो बेटा पहली तो गलती आपकी यही है सबसे बड़ी, कि एक तरफ हिमा आ की मात्रा आ रही है, दूसरी तरफ लय लिख रहे हो, तो उसमें तो आ से शुरू ही नहीं हुआ वर्ड, तो वहां तो संधि हो ही नहीं सकती, दीर्घ संधि, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी स्वर हो वो दोनों साइड होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी शब्द आपने लिखा है एक बार उनको लिखने के बाद पढ़ लो, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे आलय का तो अपना मतलब होता है घर, लेकिन लय का यहाँ कोई मतलब नहीं है। हिमालय, हिमा और लय, लय वैसे लय होती है, रिदम होती है, लेकिन यहाँ इसका कोई सेंस नहीं लगता। तो खुद सोच कर देखो, ये तो गलत ही हो गया। दोनों तरफ सेम सेम मात्रा होना बहुत जरूरी है दीर्घ संधि में। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने आपको समझाने की जो कोशिश की है उसमें मैं कामयाब रही हूँ। ई प्लस ई क्या होता है, बड़ी ई। ऊ प्लस ऊ क्या होता है, बड़ा ऊ। जैसे वधु प्लस उत्सव, दूसरे के उत्सव का ऊ इनविजिबल हो जाएगा, उसकी जगह ले लेगी बड़े ऊ की मात्रा। हरि प्लस इच्छा, इच्छा का ई हटा दो, जो छोटी ई की मात्रा है उसे चेंज कर दो बड़ी ई की मात्रा में, हरि इच्छा। देवालय, विद्यालय, हिमालय, कोई भी आ वाला वर्ड हो गया, ऊ का हो गया, ई का हो गया, री का मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ। ज्यादातर ये दो ही वर्ड आते हैं, पितृ प्लस ऋणम या मातृ प्लस ऋणम। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बाद में आपको दूसरी संधि के साथ मिलती हूँ, वो होगी गुण संधि। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बैठे बैठे ऐसे ही शब्दों को याद करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे विद्यालय में तो बुक की सिर्फ एक्सरसाइज में से ही गिने चुने शब्द आते हैं, तो उसको अपने स्तर पर उतर कर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझना है संधि और समझ कर करना है। ओके, बाय बाय।